स्टार्ट हुआ है G2 फेज में बेसिकली होती है डीएनए की रेप्लिकेशन, सिंथेसिस हो गई, अब रेप्लिकेशन होगी, क्रोमोसोम्स जो है वो डबल स्ट्रैंड शक्ल ले लेंगे। ये फिजियोलॉजिकल होता है, ये पैथोलॉजिकल होता है, ये ड्यू टू अ ट्रॉमा होता है। ये डिवीजन, सेल डिवीजन क्या होती है और सेल डिवीजन कितने तरीके की होती है। Assalamu alaikum and welcome back. So today we are going to talk about chapter number 7, that is cell cycle. So this chapter is very interesting because it contains mitosis and meiosis, which is an important but also very favorite topic of students. लेकिन गलतियाँ कहाँ होती हैं? गलतियाँ होती है, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि MCQs में हम मिक्स कर देते हैं कि कौन सा स्टेप कहाँ का था और कौन से स्टेप में क्या न्यू चीज़ हो रही थी। तो आज जो मैं लेक्चर दूंगा उसको गौर से सुनना है, गौर से समझना है। अगर कोई चीज़ नोट करनी है तो नोट कर लेना, लेकिन पेपर्स में मैसअप मत करना। तो स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल का चैप्टर, जिसमें आता है सबसे पहली डेफिनेशन, दैट इज़ इंटरफेस एंड सेल डिवीजन। पहले तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि सेल डिवाइड होता क्यों है। सेल आपका डिवाइड होता है ताकि वो ग्रोथ कर सके, ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सके, ताकि वो किसी इंजरी को ख़त्म कर सके, या फिर एबनॉर्मली भी सेल डिवाइड होता है। एबनॉर्मल सेल डिविजन्स को हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल सेल डिविजन्स जो होती हैं वो हमारे पास, जिसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास है कैंसर की, जिसमें एबनॉर्मली सेल्स डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं इंटरफेस क्या होता है और सेल डिवीजन किसे कहते हैं। इंटरफेस कहते हैं नॉन डिवाइडिंग टाइम ऑफ सेल, यानी कि वो वक्त जिसमें सेल डिवाइड नहीं होता, सेल सिर्फ खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, उसको हम कहते हैं इंटरफेस। और सेल डिवीजन वो टाइम होता है जिसमें सेल खुद को डिवाइड करता है। दो तरीके के हमने सेल डिविजन के नाम सुने हैं, नंबर 1 इज़ माइटोसिस एंड नंबर 2 इज़ मियोसिस। देयर इज़ वन मोर टाइप, दैट इज़ एमाइटोसिस। लेकिन हम तीनों पे बात करेंगे अलग अलग और डिटेल में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इंटरफेस में क्या होता है और इंटरफेस के मज़ीद कितने स्टेजेस हैं। तो इंटरफेस के जो स्टेजेस हैं, मज़ीद जो स्टेजेस हैं वो है G1 स्टेज, S स्टेज एंड G2 स्टेज। देयर इज़ वन मोर स्टेज ऑफ इंटरफेस जिसको हम कहते हैं G0, जो कि इसका पार्ट तो नहीं है, लेकिन कभी कभार G0 फेज़ भी आता है। तो एक साइकिल बनाई हुई है मैंने, और साइकिल के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से फेजेस आते हैं और ईच फेज़ में क्या चीज़ होती है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि G1 फेज़ में क्या होता है, G2 फेज़ में क्या होता है और S फेज़ में क्या होता है, और बहुत घुमा के ट्विस्ट करके सवाल पूछते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल चीज़ कॉन्सेप्ट दूंगा, और अगर आपको कोई सवाल ऐसा लगता है जो मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल एड्रेस, दैट इज़ bhavanianas@gmail.com। सो इंटरफेस की अगर हम बात करें तो इंटरफेस में क्या होता है, डिवीजन फेज यहाँ पे होती है माइटोसिस, ठीक है, या मियोसिस हो सकती है। लेट्स से कि एक सेल जो है वो डिवाइड हो गया, एक सेल जो है वो डिवाइड हो गया 2 में, सही है। अब ये जो एक सेल है जो डिवाइड हो चुका है, अब वो आगे जाता है अगले फेज़ में, उस फेज़ को हम कहते हैं G1 फेज़। इस वक्त जो सेल जो आपके पास डिवाइड हुआ है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से आपके पास दिखेगा, उस छोटा होगा, ठीक है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो आपके मिक्स होगा, और अगर क्रोमोसोम को अगर आप जूम करके देखें तो वो कुछ इस तरीके की शेप में होगा, ठीक है, यानी कि सिंगल क्रोमेटिड सेल होगा, क्योंकि ये अभी अभी डिवाइड हुआ है अपनी सिस्टर क्रोमेटिड से। तो आपको बज़ाहिर लगेगा ये सिंगल क्रोमेटिड, सिंगल स्ट्रैंड क्रोमेटिड लगेगा, ठीक है। इसके अलावा इस फेज़ में G1 फेज़ में क्या होता है, G1 फेज़ में आपके पास एंजाइम्स और आरएनए की प्रोडक्शन होती है। कौन से एंजाइम्स बनते हैं, कौन सा आरएनए बनता है? वो एंजाइम्स और वो आरएनए जो कि आगे जाके डीएनए की सिंथेसिस करेंगे, वो एंजाइम्स और वो आरएनए यहाँ पे बनते हैं। इसके अलावा आपके पास सेल के ऑर्गेनल्स जो है वो डिवाइड होते हैं यहाँ पर, ताकि वो आगे जाके सेल डिवीजन में हेल्प कर सकें। अब G1 फेज़ जब यहाँ ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे आके G1 फेज़ जब ख़त्म होता है तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो ये S फेज़ में जाए और डीएनए सिंथेसिस करे, डीएनए रेप्लिकेशन करे, या तो फिर ये यहीं पर से टर्न लेकर G0 फेज़ में चला जाए। अब G0 फेज़ क्या है? G0 फेज़ है एक एंड फेज़। किस चीज़ का एंड है? सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन एंड हो जाती है यहाँ पे, यानी कि सेल डिवीजन अब नहीं होगी, सेल एक्टिव है लेकिन डिवीजन नहीं होगी, यानी कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सेल को मज़ीद डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है, तो सेल सिंपली G0 फेज़ में चला जाता है। आसान सी बात है। लेकिन लेट्स से सेल को डिवाइड होना है तो वो G1 से अगले फेज़ में चला जाएगा, दैट इज़ S फेज़। S फेज़ इज सिंथेसिस फेज़। किस चीज़ की सिंथेसिस हो रही है? डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद डीएनए है वो सिंथेसाइज होगा आरएनए की वजह से और एंजाइम्स की वजह से, और न्यू
न्यू और लार्जर फॉर्म ऑफ डीएनए बनना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो सेल के जो जीन्स है उसकी कॉपीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। एस फेज़ के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपके पास G2 फेज़। अब ये जो G2 फेज़ यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, G2 फेज़ में बेसिकली होती है डीएनए की रेप्लिकेशन। सिंथेसिस हो गई, अब रेप्लिकेशन होगी। क्रोमोसोम्स जो है वो डबल स्ट्रैंड शक्ल ले लेंगे कि अब जो क्रोमोसोम्स की शक्ल होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, 1 और 2 आपके पास इस तरीके से शक्ल बन जाएगी क्रोमोसोम्स की, ठीक है। और आपको पता है सेल जब डिवाइड होता है तो इस तरीके से डिवाइड होता है और ये वापस आपके पास अलग अलग रास्तों पे चले जाते हैं। सो सेल के जो क्रोमोसोम है वो डबल स्ट्रैंड नज़र आना शुरू हो जाएगा G2 फेज़ में, अगर आप उसको जूम इन करके देखें तो। जब G2 फेज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अब जाना है सेल ने डिवीजन की तरफ, तो जो डिवीजन का टाइम होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम होता है, यानी कि इसमें जाके वो माइटोसिस अगर करता है तो अगर ये 24 घंटे की अगर पूरी साइकिल है तो हार्डली ये सिर्फ 1 घंटा लेगा, 1 आवर प्रोसेस। अगर ये पूरी जो साइकिल है अगर ये 24 आवर्स की है तो क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि G1 फेज़ जो है वो ज़्यादातर टाइम ले लेता है, 25 to 50% ऑफ द टाइम, इट वेरीज, कभी सिर्फ बहुत कम कभी बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जो एस फेज़ है वो 30 to 40% आपका टाइम ले लेता है यहाँ पर। तो G1 और एस फेज़ जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लेते हैं इंटरफेस का, और जो डिवीजन पार्ट है वो सिर्फ 1 घंटा लेता है। सो दैट इज़ अबाउट इंटरफेस एंड सेल डिवीजन। मूविंग फॉरवर्ड टू सेल डेथ एंड सेल डिवीजन। सेल डेथ क्या होती है? सेल डेथ का मतलब कि सेल की डेथ हो जाना। अब डेथ यानी कि सेल जो है वो ख़त्म हो गया, मर गया, या फिर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। सेल जो हैं वो 2 तरीके से डिस्ट्रॉय होते हैं। नंबर 1 नेचुरली, नंबर 2 जो है वो होता है नॉट नेचुरली, या फिर बाय एन एक्सीडेंट या बाय ट्रॉमा। ट्रॉमा कहते हैं किसी एक्सीडेंट को, ठीक है। अब हो सकता है आपके कट लग गए यहाँ पे स्किन में, ठीक है। स्किन पे कट लगने की वजह से क्या, जो सेल्स हैं यहाँ पे वो सारे डीनेचर हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे और फिर न्यू सेल्स इसकी जगह ले लेंगे। तो ये जो था ये बिकॉज ऑफ एन इंजरी था। तो इस टाइप की आपकी जो सेल डेथ है इसको हम कहते हैं नेक्रोसिस, ठीक है। तो जो सेल डेथ आपकी ड्यू टू अ ट्रॉमा हो या फिर एक्सीडेंट हो उसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल, जहाँ पे नेक्रोसिस की बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो नेक्रोसिस की बेस्ट एग्जांपल होती है शुगर के या डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा उनके पैर जो हैं वो काटने पड़ जाते हैं क्योंकि उनके पैर में ब्लड सप्लाई पूरा प्रॉपर्ली नहीं जा रहा होता, जिसकी वजह से उनके पैर जो होते हैं काले काले पड़ने लग जाते हैं। दिस इज़ बेसिकली क्योंकि उनके पैरों में ब्लड नहीं जा रहा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो सेल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डेड होना शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं। और जब सेल की डेथ होती है तो वो जो जितना भी एरिया है वो सबकी नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है। नेक्रोसिस बेसिकली यही है, सेल की डेथ होना शुरू हो जाती है और फिर उसके अंदर बदबू आना शुरू हो जाती है, गैंग्रीन हो जाती है, फिर उसको काटना पड़ता है ताकि पूरी बॉडी ख़राब ना हो। सो इस तरह की चीज़ों को कहते हैं हम नेक्रोसिस, यानी कि सेल डेथ ड्यू टू एन एक्सीडेंट और ट्रॉमा। लेकिन और ये होता है पैथोलॉजिकल, ठीक है। पैथो का मतलब है कोई बीमारी, पैथोलॉजिकल ये भी एक टर्म है जो कि आपको याद होनी चाहिए, पैथोलॉजिकल। अच्छा, अगर मान लें कि सेल को खुद ब खुद डाई होना है, मरना है, और इस सिचुएशन में जो सेल की डेथ होगी उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड या प्रोग्राम्ड, या हमने इसको ऑर्डर दिया हुआ था या इसको हमने प्रोग्राम किया हुआ था। इस तरह की डेथ को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। तो ये जो एपोप्टोसिस होती है ये प्रोग्राम्ड होती है, ठीक है, या फिर ये ऑर्डर्ड होती है, और ये होती हैं फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल कहते हैं हम नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजी। अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन होगा तो आप फिजियोलॉजी का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी कहते हैं नॉर्मल बॉडी के फंक्शंस जो परफॉर्म हो रहे होते हैं उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। प्रोग्राम्ड होते हैं। अब इसमें कोई एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपके पास एम्ब्रियोज होते हैं, जब छोटा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है, ठीक है, पैदा होने से पहले उसकी जो उंगलियां होती है ना उसके दरमियान स्किन होती है, ठीक है, लार्वा की तरह। लेकिन क्या होता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है तो स्किन जो है ये ख़त्म हो जाती है यहाँ से, इस एरिया से। तो इस तरह की जो सेल की डेथ हुई है ख़त्म करने के लिए इसको हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ या फिर ऑर्डर्ड सेल डेथ, और इस टाइप की डेथ को नाम कहते हैं हम एपोप्टोसिस। आई होप दैट्स क्लियर। अनदर सेल डिवीजन मैंने आपको बता दिया, सेल का 1 से 2 या 2 से 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाना कहलाता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन 3 तरीके की होती है, या तो माइटोसिस या मियोसिस या एमाइटोसिस। माइटोसिस जो है वो कॉमन है हमारी बॉडी में भी, हर वक्त हमारी बॉडी में माइटोसिस चल रही होती है। लेकिन मियोसिस जो है वो सिर्फ हमारे जर्म सेल्स में होती है, जो कि हमारे सेक्स सेल्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे जाके फीमेल सेल्स, मेल के सेल्स को फीमेल के सेल्स और फीमेल के सेल्स को मेल के सेल्स के साथ फर्टिलाइजेशन करनी होती है। सो मियोसिस सिर्फ वहाँ होती है।
एमाइटोसिस जो है वो प्रोकैरियोट्स में होती है। प्रोकैरियोट्स कौन है? बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, यानी कि लोअर एनिमल्स। उनमें एमाइटोसिस में क्या होता है? एमाइटोसिस में बेसिकली आपके पास एक सेल है जो कि डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में विदाउट स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। हम माइटोसिस और मियोसिस में पढ़ेंगे कि किस तरीके से खूबसूरती से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, ठीक है, और इस यूं करके डिवाइड होता है सेल प्रॉपर्ली। लेकिन ऐसा एमाइटोसिस में नहीं होता, इसमें कोई स्पिंडल्स नहीं बनते, इसमें जो डिवीजन है वो अनइक्वल होती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम या नंबर ऑफ डीएनए कंटेंट जो इधर और इधर यानी कि दो सेल्स में जा रहा है वो भी बहुत अनइक्वल होता है। इसकी एक और बात यह है कि इस तरह की डिवीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियर बडिंग, और अगर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स में अगर वो टूट जाता है तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। माइटोसिस और मियोसिस का थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ, इसके बाद हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं। माइटोसिस में एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। अगर जो मेन सेल है अगर उसके अंदर 2x यानी कि 2 टाइम्स क्रोमोसोम्स हैं तो जो डिवाइड हो रहा है उसमें भी 2 और 2 मौजूद होंगे क्रोमोसोम्स, ठीक है। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में दो बार डिवीजन होती है। जो पहली डिवीजन होती है उसमें जो टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, यानी कि अगले स्टेज में जाके वो 2 की जगह 1 रह जाता है। और नेक्स्ट स्टेप उसका होता है सिंपल माइटोसिस की तरह कि एक जो है वो 2 में डिवाइड हो गया, इसी तरीके से उसका दूसरा भी 2 में डिवाइड हो गया। तो एक सेल से टोटल 4 सेल बनते हैं और हर सेल के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि अगर 2 हैं तो एक सब में मौजूद होता है। सो इस टाइप की डिवीजन को माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, उसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे।